पेज नंबर 871। इसमें से चार्जिंग केबल निकालो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे एज्यूम दैट टुडे इज यकम सितंबर 2024। एज्यूम करें ये यकम सितंबर 2000। आप दोनों भाई हैं जिन्होंने सेम शर्ट पहनी हुई है? पिछली रो में देखो, ऑन यकम सितंबर 2024। चार्जिंग केबल ला दें। यकम सितंबर 2024 है आज, यानी हमारा साल खत्म हुए हुए कितने दिन गुजर गए हैं? 2 महीने, जुलाई और अगस्त। ये इसलिए लिखा होता है कि यकम सितंबर को डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज किए हैं, या ये इसलिए लिखा होता है कि इस दिन जो है वो हम खड़े हैं। डायरेक्टर्स ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता नहीं जाके अक्टूबर नवंबर में ऑथराइज किए हो, इस दिन हम खड़े हैं। Weekday Limited is currently in the process of finalizing its financial statements for the year ended 30 जून 2024. The following matters are under consideration. On यकम जनवरी, बैठे जल्दी, पढ़ें आप, खोलें आप पेज नंबर 871। तीस जून 24 ईयर एंड है ना? आप पढ़ेंगे सारे, पेज निकलवाएं उनका जल्दी। निकला है? अच्छा, हम खड़े किस दिन है? यकम सितंबर 24 को। ऑन यकम जनवरी 24, WL acquired entire shareholding of ETA Limited. The purchase agreement includes contingent consideration of 90 million payable if we achieve, यानी if subsidiary achieve a specified target profit in next 12 month. बताएं पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा कब है? यकम जनवरी 24। अब बताएं यहां पे कितने देने हैं पैसे? 90 मिलियन। कब 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 कब? ओ, ये तो फिर कौन? ये कंसोलिडेशन का सवाल पूछ लिया उसने। ये तो कॉन्टिंजेंट कॉन्सिडरेशन है। ये क्या है? बनाएं जी यहां तक लाइन। बताएं अगले साल कितने पैसे देनी है? केबल आ रहा है वो? बताएं अगले साल कितने पैसे देने हैं? 90 मिलियन। इफ का क्या मतलब होता है? इफ या मस्ट? इफ अगर, अगर अगर कब? अगर ये अचीव्स अ स्पेसिफाइड टारगेट इन नेक्स्ट 12 मंथ, बट इफ इट डजंट अचीव फिर नहीं मिलेंगे। बट इफ इट अचीव्स, तो इज इट कंफर्म पेबल और इट इज अ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन? It is dependent on something, and something will happen in future which we don't know. Therefore, this payable is confirm or it is contingent. आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए ना, आगे आ जाए, आगे आ जाए। Okay. At the acquisition date, it was not probable that EL would meet this target. ये प्रोबेबल नहीं था कि EL इस टारगेट को मीट करेगी, यानी पॉसिबल था, प्रोबेबल नहीं था। लेकिन ईयर एंड के ऊपर अल्लाह का शुक्र है 60% प्रॉफिट टारगेट तो मीट हो गया है। बाकी भी इंशाल्लाह अगले 6 महीनों में हो ही जाएगा, क्योंकि हमारा ईयर एंड तो आ गया है और अब काफी ज्यादा चांस है कि ये वो टारगेट मीट कर लेगा। आप बताएं हाथ खड़ा करके कि कैसे इसका जवाब दे के आएंगे। अगर आप जवाब दे दें तो आई विल रियली अप्रिशिएट यू।
कल वाली क्लास ली थी? हम जवाब देके आएंगे उसको कि बेटा कल हमने पढ़ा था चाहे प्रोबेबल नहीं भी है, मैंने आपको कह दिया था इस 90 की एंट्री नहीं करनी, आप लोग करके आया करेंगे। कल की क्लास ली है कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन, मैंने कहा था इस 90 की एंट्री आप लोग किया करेंगे। लेकिन ये निहायत ही खूबसूरत सवाल है, इसने फेयर वैल्यू ना इस दिन की दी ना फेयर वैल्यू इस दिन की दी, तो हम सिंपल सोल्यूशन लिख के आएंगे कि इस दिन इस कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू निकालो और निकाल कर इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, इन्वेस्टमेंट डेबिट करो, पेएबल क्रेडिट करो। और क्योंकि ईयर एंड के ऊपर आप पेमेंट करने का ज्यादा चांस हो गया है, तो प्रोबेबली फेयर वैल्यू इन दिस केस विल सब्सटेंशियली इंक्रीज। अब पैसे देने का बहुत ज्यादा चांस हो गया तो फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड नाउ द फेयर वैल्यू ऑन दिस डेट and the fair value on this date should be compared, and the difference should be recorded as an expense in P&L because there is an increase in the liability and nothing will be done for 90। यही तो कल सारी डिस्कशन की थी। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला यह है कि आप लोग इसलिए मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं कि उसने फेयर वैल्यूज नहीं दी, उसने फेयर वैल्यूज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको पढ़ा दिया हुआ है, कल हम सारी डिस्कशन थ्योरी की हद तक करके आ सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम उससे बता के आएंगे दो, किधर है लिखा हुआ, दो एट एक्विजिशन डेट इट वाज नॉट प्रोबेबल, लेकिन मैंने कहा था अगर ये नॉट प्रोबेबल या पॉसिबल होगा फिर भी इसकी एंट्री करेंगे। दो इट इज नॉट प्रोबेबल, so still we will calculate the fair value on acquisition date and we will record it in investment account, and a corresponding liability will be recorded, and at the end of balance sheet date now things are moving in right direction and we are expecting that they will achieve the profit target। तो मैंने कहा था इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी होती, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी होती है, पैसे मिलने का चांस भी होता है कि वो प्रॉफिट मीट करने का चांस भी होता है, वो सारी करके फेयर वैल्यू निकलती है। कोई बात समझ आ गई तो बता दें, फिर लिखवा आपको बाद में देते हैं। बात समझ आई कि नहीं बात समझ आई? तो इस तरह लिख के आना था। क्या करते हो, फेयर वैल्यू उसने दी नहीं थी लेकिन उसने वो कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया है जो कॉन्सेप्ट कल हमने क्लास में ताजा ताजा पढ़ा है, इतना ताजा कि अगर उसको बाइट करें तो उसकी क्रिस्पीनेस महसूस हो। इतना ताजा कॉन्सेप्ट है कि कल की क्लास में पार्ट ए में पढ़ा है हमने और आज खड़े होके हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। अल्लाह भला करें उन लोगों का जो ये लेक्चर सैटरडे को ले रहे हैं और कल का मतलब पता नहीं क्या समझ रहे हैं, कुछ तो इसको ईद के दूसरे दिन ले रहे हैं और पता नहीं क्या समझ रहे हैं। हमने तो पढ़ा था पेज नंबर 521 के ऊपर, we will record on Yakam January 24 any contingent consideration payable at the date of acquisition. Contingent consideration will be recorded as a purchase consideration even if outflow is not probable at its fair value on acquisition date। ये लाइन लिख के आनी थी। However at ये शो को पढ़ना था मैंने तो। However at balance sheet date any gain or loss due to change in this liability should be taken to P&L। इसको कहां लेके जाना है? P&L में लेके जाना है। चलें जी लिखना शुरू करें। जो लेट आए हैं उनके लिए 1 मिनट में पढ़ दूं, बाकी भी मुंह ऊपर रखें क्योंकि बाकियों को अपने हालात पता है। For the purpose of this question you may assume that today is Yakam September 24। आज क्या है? यकम सितंबर 24। तो हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 24। द फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसीडरेशन। लेट आने वाले देखें। ऑन यकम जनवरी 24 वी एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग, तो एनसीआई 0 है। वी एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ ईटा लिमिटेड। द परचेज एग्रीमेंट इंक्लूड्स अ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। लिख भी दिया था उसने कंटिंजेंट, मैंने ऐसे ही इफ के ऊपर जोर डाला है। उसने लिखा हुआ है कॉन्टिंजेंट है। इट इंक्लूड्स अ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। ये एक कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है
of 90 million payable if we achieve a specific target within next 12 months. अगर मैं 12 महीने में टारगेट अचीव कर लूंगा तो आपको सऊदी किंग में 90 मिलियन दे दूंगा। अब मैंने ये तरीका बताया था कि इसकी पीवी नहीं निकालनी होती, बल्कि पेपर में क्या गिवन होती है, इसकी फेयर वैल्यू। At the acquisition date, it is not probable that subsidiary will meet this target. No problem. Though it is not probable, still it will be recorded as a liability. इसको फिर भी liability के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, and we will debit investment and credit payable. But at a very reduced value, because it is not probable. इस तरह में लिख के आ सकते हैं. But at the balance sheet date, the things have changed drastically. पता नहीं इस तरह के फिगरे लिखने होते हैं पेपर में या नहीं. But at the balance sheet date, the things are moving in right direction now, and the subsidiary is going to achieve only profits. So the fair value at balance sheet date should be increased as compared to the fair value which was recorded on acquisition date. And any change in fair value from acquisition date till balance sheet date should be recorded as an expense in P&L because there is an increase in fair value. और 90 का कहीं जिक्र नहीं करना था, ये मैंने आपको कल बता दिया था। 90 से खेलना ही नहीं होता, बल्कि 90 की क्या गिवन होगी पेपर में, फेयर वैल्यू। इस सवाल में गिवन नहीं थी, कोई मसला नहीं, डिस्कशन करके आए। लिखें, ऑन 1 जनवरी 24, कौन सा वाला? ऑन 1 जनवरी 24, डेट इज एक्विजिशन डेट, बंद। 2 it is not probable that EL will meet profit threshold but still the contingent consideration के कहां तक बोले? हाँ, contingent consideration at fair value. फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट लिखना अब जरूरी है, जो पीछे से मिल रहा है, पीछे से मिल रहा है ऑन एक्विजिशन डेट, बट ठीक है, फेयर वैल्यू लिखें। दिस विल बी रिकॉर्डेड एज एन दिस विल बी रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड एज अ पेएबल। वही, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। दिस विल बी रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड एज अ पेएबल। इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे और पेएबल क्रेडिट करेंगे। दिस विल बी डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिटेड टू पेएबल। इस तरह लिख लें, नहीं समझ आ रहा तो दिस विल बी डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू पेएबल अकाउंट। Further, at year end, now there is a high chance that profits will be achieved. There is a high chance that profits will, अब उम्मीद लग गई है ना वो अच्छा परफॉर्म करेगी। Now there is a high chance that profit target will be met. Now there is a high chance that profit target will be met. So at year end, the payable should be increased. The payable should be increased so as to show a revised fair value. मतलब समझ आई ना, so as to show a revised fair value. यार मिसाल के तौर पे ले लेना, इधर 10 रुपए फेयर वैल्यू ले लें, इधर 50 रुपए ले लें, मिसाल के तौर पे ले लें, so as to show a revised fair value.
एंड द इंक्रीज इन फेयर वैल्यू किससे कंपैरिजन में, ये भी बता दें, एट एक्विजिशन डेट वाला है. सो एन इंक्रीज इन फेयर वैल्यू will be recorded as an expense, will be recorded as an expense. एक लाइन और लिख लें, and it will not affect goodwill calculation, and it will not affect goodwill calculation. इस लाइन का मतलब कोई बताए, एंड इट विल नॉट इफेक्ट गुडविल कैलकुलेशन. भाई ये फिगर्स एज्यूम किए हैं मैंने, इन फिगर्स को आप लिखें, ये फिगर्स एज्यूम किए हैं मैंने, इन फिगर्स को आप लिखें और एंट्रीज बताएं. इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से, लेकिन अगली एंट्री तो गुडविल की कैलकुलेशन को हिट नहीं कर रही ना. अगली एंट्री किससे होगी, 40 से. घर जाके साथ वाले से पूछेंगे तो नहीं 40 कहां से आया, ये 40 कैसे आया है, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से. वर्सेस वाली कैलकुलेशन लिख लें, ये ज्यूम करें फिगर्स 10 और 50 की करें, आज देखी जाएगी. और एंट्रीज लिखें, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट. ओके आगे पढ़ें. जल्दी जल्दी, बी क्विक. जी माय डियर. ये किसने सवाल पूछा, ये 1037 के सॉल्यूशन लिखे नहीं जा रहे. अब ये पहले तो बताया ना, साथ साथ जब हम लिखवाते थे घर जाके लिखते थे या नहीं, कौन है, किसने सवाल पूछा है, और कोई मानेगा नहीं, इसे मैसेज भेजा हुआ है. भाई आप, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप अपना पहले रजिस्टर मुझे दिखाओ जब हमने साथ साथ लिखवाया था, आपने घर जाके लिखे थे. पॉइंट नंबर 2, और हाउ टू राइट डाउन वाले सफ़े भी तो मौजूद हैं, उन सफ़ों को रिवाइज करें. ऑन 20 जून 2024 WL experienced a significant cyber security breach. साइबर सिक्योरिटी ब्रीच क्या मतलब, यानी कि कॉलेज वालों के डेटा पे हमला हो गया, आपके इंपॉर्टेंट मटेरियल और टेलीफोन नंबर्स और आपकी पिक्चर्स जो है वो लीक हो गई, और ईमेल एड्रेस आपके, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ कस्टमर क्रिटिकल डाटा. 20 जून को हैकर्स ने हमला किया है क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पासवर्ड नहीं सही तरह लगाए हुए थे. फुल स्टॉप. WL मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ब्रीच ऑन 31 अगस्त 2024. WL ने 31 अगस्त 2024 को पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी है कि ये हो गया है. ये पब्लिक अनाउंसमेंट की है कि ये हो गया है. WL मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ब्रीच ऑन 31 अगस्त 24. 31 अगस्त को WL मान गया कि ये हो चुका है, लेकिन ये ब्रीच, ये अटैक हुआ कब था, full extent of breach and its financial impact. किस हद तक डेटा लीक हुआ है, सारे ही कस्टमर्स का हो गया है, या सिर्फ ACCA वालों का हुआ है, या सिर्फ CA वालों को हुआ है, या पिछले सेशन वालों का हुआ है, या करंट सेशन वालों का हुआ है. इसका मतलब है फुल एक्सटेंट ऑफ ब्रीच इज नॉट नोन एंड इट्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट इज नॉट येट नोन. फाइनेंशियल इम्पैक्ट यही होगा ना, वो लोग आपके खिलाफ केस करेंगे, आपको जुर्माना देना पड़ेगा, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सब्सटेंशियल. लेकिन अच्छा खासा डेटे का लॉस हुआ और अच्छा खासा जुर्माना पड़ेगा.
and it will result in अच्छे खासे claims by customer for जुर्माना in the coming months। तो भाई ये एडजस्टिंग इवेंट है, असल में पास्ट के अंदर जो है वो हो चुका हुआ है, वैसे एडजस्टिंग की भी जरूरत नहीं, बस ये तो 20 जून को जब ब्रीच हो गया तो अभी तो कस्टमर आपके पास आए भी नहीं, लेकिन आपके खिलाफ जब 20 जून को ब्रीच हो गया है तो इट मींस कि एट ईयर एंड देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। लेकिन बताएं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, पास्ट इवेंट भी है, और रिलायबल एस्टीमेट नहीं लग सकता, इसलिए वही जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन 1 के दूसरे पार्ट में टेस्ट किया था हमने कि स्क्रैच कार्ड इन नंबरेबल प्रिंट्स हो गए हैं, वो पता ही नहीं चल रहा कितने हैं, तो there is a present obligation due to a past event। so what is past event? 20 जून 24 को साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होना। अब अगर बम धमाका हो जाए या हमारी मशीन जल जाए और लोग अगले साल केस करें तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हम इसको लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन इधर भी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते अगर लॉयर एस्टीमेट लगा देता, लेकिन कहते हैं एस्टीमेट अभी लग नहीं रहा, तो सिर्फ अंडरलाइन कर लें, फाइनेंशियल इंपैक्ट इज नॉट येट नोन, फाइनेंशियल इंपैक्ट इज नॉट येट नोन, रिलायबल एस्टीमेट नहीं लग सकता। लेकिन आगे अंडरलाइन करें, विल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट क्लेम बाय कस्टमर, मतलब प्रोबेबल है, प्रोबेबल है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है और आउटफ्लो प्रोबेबल भी है, लेकिन तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, रिलायबल एस्टीमेट नहीं लगा। और चीजों को ना थोड़ा सा एफर्ट करके किया करें, आप ही की तरह के लोग पास्ट में भी IAS 1037 और एथिक्स करके ही आ रहे हैं पेपर में और पास हो रहे हैं, और इसी प्रोसेस से, और वो भी आप ही की तरह थे, वो भी 20-30% ही घर में जाके लिखते थे, वो भी फन्ने खाने आपके ख्याल से पिछले दर्जन में सारे 1037 जो है, जरा पूछ लेना किसी से जो पास हुआ है, लेकिन प्लीज लिखना चाहिए ना, ये तो मतलब ये तो नहीं कि लेकिन के लिखने वाले भी कई दफा रह जाते हैं, ना लिखने वाले भी कई दफा पास हो जाते हैं, लेकिन इस तरह की बातें करने का कोई फायदा नहीं है, बस साथ साथ आपको लिखना चाहिए, आपको तो अपनी मैक्सिमम एफर्ट करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। अच्छा, ये डायग्राम का ये वाला हिस्सा है, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ and outflow is probable, so no reliable estimate can be made। लिखें, in this case there is a present obligation due to a past event, ये मोबाइल लेके जाना बाहर, in this case there is a present obligation due to a past event which in this case is a breach which occurred on 20 जून 24। आखिरी लाइन, as it will result in significant claims by customers, as it will result in significant claims by customers, as it will result in significant claims by customers for damages, so outflow is probable। बट आगे अब हाथ खड़ा करके बताएं, चलिए आप लोग बताएं जी, बट नहीं, थोड़ा सा और भी बताएं, हाँ ये लिख के बताएं ना, बट इट्स फाइनेंशियल इंपैक्ट इज नॉट येट नोन, सो नो रिलायबल एस्टीमेट, मतलब इधर से भी लफ्ज उठाए ना सोशल स्टडीज की टीचर, बट इट्स फाइनेंशियल इंपैक्ट इज नॉट येट नोन, so no reliable estimate can be made। अब कंक्लूड करें, therefore a contingent, आगे लिख लेंगे ना, therefore contingent will be slow giving the brief nature of event and estimate। इसमें लाइन लिखें, क्या लिखेंगे इसमें, जरा लिखें, now
So it will be disclosed. So there will be a contingent liability will be disclosed, giving brief nature of event and a statement. ये नई लाइन लिखे हैं आज. And a statement that estimate cannot be बोलें made. And a statement that estimate cannot be made. अब आप ये डिस्क्लोजर तो नहीं देखे आएंगे ना कि ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, बल्कि ये कह के आएंगे कि एस्टीमेट कैन नॉट बी मेड. ओके, पढ़ें जी. डिस्क्लोज करेंगे एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. ये तो लिख दिया ना, डिस्क्लोज करेंगे. हाँ जी, अच्छा कुछ नहीं, ठीक है, बोला पढ़ें. साल खत्म होने से 2 दिन पहले. असल में देखो, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग के बारे में तब बात करते थे जब कोई मतलब केस हुआ होता हमारे खिलाफ साल के बाद, तो फिर हम बात कर देते कि अगलों ने केस कर दिया है. इसमें तो बस ये है कि हमने अनाउंस कर दिया 31 अगस्त को. मतलब अगर ऐसी लाइन लिखी होती है ना, उन्होंने केस कर दिया हमारे खिलाफ, फिर हम कहते हैं यस इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट. हाँ, यानी प्रोविजन फिर हमारे साल रिकॉर्ड करनी है, इसलिए एडजस्टिंग इवेंट होता. और 29 जून 2024 हमारा साल खत्म होने से कितने दिन पहले? 2 कर लें, चलें 1 कर लें, ठीक है, 1.5 डेज, ये सही है. हाँ, 29 जून 2024 की दोपहर 1.5 डेज पहले सिग्मा टेक, ये कौन है, पावर की सप्लायर जिससे हम सामान खरीदते थे. मिसाल हम क्या बना रहे हैं, वीकडे बना रहे हैं पता नहीं क्या बना रहे हैं. चले, हो सकता है हम जो है वो बनाते हों क्या कहते हैं, गाड़ियाँ, तो सिग्मा टेक हमें जो है वो टायर देता हो, सिग्मा टेक हमें टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ देता हो, मिसाल के तौर पे टेप रिकॉर्डर देता हो. और 29 जून 2024 सिग्मा टेक की सप्लायर ऑफ WL हैड गॉन बैंकरप्ट. लो पोटेंशियली डिसरप्टिंग द सप्लाई चेन फॉर सेवरल क्रिटिकल कंपोनेंट्स यूज. जो हम अपनी गाड़ियों में चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी तारें वगैरह और चीजें वगैरह, वो सप्लाई होनी बंद हो गई हैं क्योंकि वो खुद बैंकरप्ट हो गया. द बैंकरप्सी ऑफ STL रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट डिलेज. असल में हमारे कस्टमर हमें ऑर्डर कर रहे होंगे ना कि चीजें दो. अब हमारे कस्टमर हमें ऑर्डर कर रहे होंगे चीजें दो, और आप कह रहे होंगे पढ़ाएं, मैं कह रहा हूं मैं घर में चार्जर भूल गया हूं. आप कह रहे होंगे पढ़ाएं, मैं कहूंगा मेरा लैपटॉप डेड हो गया. आप कह रहे होंगे पढ़ाएं, मैं कहूँ मेरा जूता फट गया. तो उसकी वजह से द बैंकरप्सी ऑफ STL इज रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट डिलेज. वो बैंक करप्ट हुए, इसकी वजह से हमारे ऑर्डर्स डिले होने लगे हैं. एडिशनल कॉस्ट फॉर WL टू सोर्स ऑल्टरनेटिव सप्लायर. फिर हमने कराची वाले बंदे से बात की, उसने कहा ट्रांसपोर्टेशन भी पड़ेगी. हमने कहा तो लाहौर से सामान मिल जाता था. फिर हमने पिशावर वाले से बात की, उसने कहा भाई ट्रांसपोर्टेशन भी पड़ेगी. अब तो हम तो परेशान हो गए. सिग्निफिकेंट डिलेज एंड एडिशनल कॉस्ट ऑफ इतने. फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ दीज पोटेंशियल डिलेज and additional costs. Financial impact of potential delays and additional costs is expected to be 16 and 12 million. Is expected to be 16 million. Financial impact of these delays and additional cost. Additional cost मतलब कि वहां से मंगवाने की और अगले को डिले करके कह रहे हो, कह रहे हैं क्यों डिले करके मुझे चीजें बेच रहे हो, तो एडिशनल कॉस्ट चीजें मंगवाने की इज एक्सपेक्टेड टू बी 16 मिलियन, ऑफ विच 12 मिलियन हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड इन पास्ट 2 months. पास्ट 2 months का मतलब है जुलाई और अगस्त. जुलाई और अगस्त में उसमें से कितना खर्चा हो चुका है? 12 मिलियन. अब मुझे बता दें 30 जून 24 को मैं लायबिलिटी रिकॉर्ड करूं कितने से एडिशनल कॉस्ट जो मुझे चीजों के मंगवाने की पड़नी है.
ये एडिशनल कॉस्ट इनकर कब हुई है? अगले साल, ठीक है। अच्छा, हमारे साल के एंड पे एडिशनल कॉस्ट की लाइबिलिटी अगर मैं बुक करता तो किन की तरफ करता? लाइबिलिटी में पार्टी होनी चाहिए, और पास्ट इवेंट क्या होता? There is a present obligation due to a past event for which I feel liable towards a party. तो मेरे ख्याल से तो लिखा है फिर देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑन 30 जून। वाई देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑन 30 जून? वाई? अच्छा चलें एक मिसाल लेते हैं। अब कोई 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 बंदा है, कोई कारोबारी है, कोई समोसे बेचता है। अब वो समोसे बेचते तो 29 जून को आलू वाला जो है वो बंदा मर गया जिससे वो आलू खरीदता था। अब उसको आलू कहीं और से किसी और शहर से मंगवाने पड़े हैं और उसने अगले साल आलू मंगवा भी लिए। अब बताएं ईयर एंड के ऊपर, ईयर एंड पे 30 जून पर वो जो आलू दूर से मंगवाने की वजह से साल के बाद खर्चा आया है उसको, उसकी 30 जून को लाइबिलिटी कैसे बुक करे और क्या बुक करे और किसकी तरफ बुक करें? कुछ समझने की बात कोशिश करें ना। हाँ, कुछ खींचतान के ना ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट एक जहन में आ सकता था, लेकिन उसमें फिर वो डेटा देता कि किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है और वो बड़ा मसला पड़ गया है और ये है वो है, ऐसी कोई बातें होती फिर भी हम कहते कि यार फिर तो वो उधर से मंगवाना ही पड़ेगा और ये करना ही पड़ेगा और ये तो है ही है, ये तो क्या करें इसमें। लेकिन क्या, हाँ हाँ, वो बंदा बैंक करप्ट हो गया है, जिसने जो है वो आलू जिससे मैं खरीदता हूं वो बैंक करप्ट हो गया है। अब मैंने जो नए आलू मंगवाने हैं वो मुझे बहुत महंगे पड़े हैं और बड़े दूर दूर के इलाकों से मंगवाने पड़े हैं। तो अब मैं 30 जून को, एक मिनट, अब मैं 30 जून को किसकी तरफ लायबल हूं? मुझे ये बता दें, फिर आगे चलते हैं। बहस जारी रखते हैं, साਡਾ खुला टाइम है आज। मतलब बताएं ना किसकी तरफ लायबल फील करूं, आप बता दें पार्टी में, मैं आगे चलता हूं फिर। यानी कि मेरा एक सप्लायर फारग हो गया ना, अब मैंने दूसरे सप्लायर के पास जाना है तो उससे महंगी चीजें मिलेंगी। अब मैं फिलहाल किसकी तरफ लायबल फील करूं, क्योंकि अगले साल मैंने महंगी मंगवा भी ली है, महंगी से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पड़ी होगी और खर्चे पड़े होंगे। नहीं, जो किसी की तरफ लायबल फील ना करे वाले ना बोले, अब दूसरे बोले हैं, वो चुप तो उनको कराने ना, मतलब या मुझे चुप करा लें या मैं उनको चुप करा लूं। चले मेरे ख्याल से चुप कर गए हैं सारे, तो लिखें। हाँ, किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ और वो सवाल के अंदर बता दे तो फिर बिल्कुल उसको ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट ले लें। चलें लिखें, एट 30 जून 2024 there is no present obligation as 30 जून 2024 there is no present obligation due to any of the past event, but due to नहीं, because there is no past event, there is no present obligation because there is no past event. Though we have incurred additional cost of 12 million, though we have incurred, कितनी एडिशनल कॉस्ट होनी है? शायद 16, उसमें से कितनी हो गई? जाहिर बात है दूर से आलू मंगवाने पड़े होंगे, छोटे बच्चे को भेजना पड़ा होगा, किराया तो ज्यादा पड़ा होगा। दो, मैं बात ही रुकवा दी थी आप लोगों ने, कहां तक पहुंचे थे? दो वी हैव incurred additional cost of 12 million, though we have incurred additional cost of 12 million in July and August, हम खड़े यकम सितंबर को है ना, in July and August, but this cost was not an obligation, but this cost was not an obligation at 30 जून towards anyone, ये भी लिख लें,
दिस कॉस्ट वॉज नॉट एन ऑब्लिगेशन एट 30 जून टूवर्ड्स एनीवन। अच्छा, और अगर हमने एडिशनल पैसे देके चीजें 30 जून से पहले पहले मंगवा ली होती और फिर अगले को पैसे ना दिए होते, फिर शायद पेएबल टाइप को बुक हो जाता। तो अभी तो इसको पेएबल ईयर एंड पे तो बुक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, खींचतान के कह सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ये वो घिसी पिटी मशहूर एडजस्टमेंट होती है जो वारंटीज वाली है, तो उसको तसल्ली से पढ़ लें, एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी। WL सेल्स प्रोडक्ट्स लियो विद अ 1 ईयर वारंटी। WL प्रोडक्ट लियो को बेचती है किसके साथ? 1 ईयर वारंटी के साथ। द वारंटी अरेंजमेंट विद द मैन्युफैक्चरर दैट इज कापा इज एज फॉलोज। एक तीसरी पार्टी कौन होती थी, किसी को याद हो? एक तो हम है ना WL, एक हमारा मैन्युफैक्चरर, एक तीसरी पार्टी कौन सी होती है? कस्टमर होती है ना, ठीक है, ओके। कौन कौन है? WL, कापा, कापाटेक और कस्टमर। If a defect arises in first 6 months, if a defect arises in first 6 months, WL is responsible to customer. हाँ ना बोल दिया करें। WL is responsible towards customer for repairing or replacing the item. WL then submit warranty claim to CAPA, which reimburses CAPA 75% of cost. तो यहां प्रोविजन हो जाएगी और यहां पे रिसीवेबल हो जाएगा। अखा खोल के क्लास। अच्छा, इफ अ डिफेक्ट अराइजेस विद इन 6 months, अगर डिफेक्ट 6 महीने के अंदर अराइज हो जाए तो WL इज रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर्स फॉर रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग द आइटम्स। हाँ, फिर वो कापा से ले लेगा, लेकिन सारे पैसे नहीं लेगा कापा से। कापा से 120% आपकी टर्म में आएगा, 120% लेगा। लेकिन हमने कहा था प्रोविजन को रिकॉर्ड करेंगे अप टू द, सॉरी रिसीवेबल को रिकॉर्ड करेंगे अप टू एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन। कई दफा सखी भी कापा होते हैं, कापा बहुत सखी होते हैं कई दफा। बहरहाल फिलहाल हमारे सवाल की तरफ वापस आए। इफ अ डिफेक्ट अराइजेस इन फर्स्ट 6 months, WL is responsible to customer for repairing or replacing the item. WL then submit the detail of warranty claim to CAPA, which reimburse 75% of cost incurred by WL. Historically, alhamdulillah, CAPA has been doing CAPA. यानी CAPA has been honoring the claim. तो ठीक है, मतलब अगर 100 रुपए का खर्चा इधर आएगा तो इससे कितना मिल जाएगा? 75। ओके, आगे चलें। If a defect arises in next 6 months, if a defect arises in next 6 months, फर्स्ट 6 month का मतलब ये होता है कि फरवरी में चीज बेची, मार्च में कस्टमर आ गया। फर्स्ट 6 month का मतलब ये होता है कि अप्रैल में चीज बेची, जून में आ गया। और नेक्स्ट 6 month का मतलब ये होता है कि मार्च में बेची, दिसंबर में आ गया। हाँ, नेक्स्ट 6 months, मार्च में बेची, दिसंबर में आ गया। 6 months के, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं, आप इस सवाल के ईयर एंड को देख रहे हैं। फर्स्ट 6 months का मतलब ये होता है कि फरवरी में बेचेंगे तो होते हैं मार्च में आ जाए रिपेयर कराने के लिए। फर्स्ट 6 month का, मैं सही कह रहा था ना, फर्स्ट 6 month का मतलब ये होता है कि जनवरी में बेची तो अप्रैल में आ जाएंगे सही कराने के लिए। और नेक्स्ट 6 months में आने का मतलब ये होता है कि मैंने फरवरी में बेचूंगा तो वो नवंबर में आएंगे सही कराने के लिए। नहीं क्या? अच्छा, आप हमारे ईयर एंड के एतबार से देख रहे हैं चीजें। चलिए हमारे ईयर एंड के एतबार से देख लें। हमारा ईयर एंड मैंने नहीं देखा हुआ सवाल में। ईयर एंड क्या है? 30/24। फर्स्ट 6 months का मतलब ये है कि मैं जो है, मैं पहली बातें भी सही कर रहा था, मैंने अपने सवाल का ईयर एंड नहीं देखा हुआ था, मैं एक मिसालें दे रहा था, आप उस सवाल के ऊपर शायद स्टिक थे। फर्स्ट 6 months का मतलब, अच्छा फर्स्ट 6 month का मतलब ये नहीं होता। फर्स्ट 6 month का मतलब ये होता है कि अगर हमारे साल जुलाई में बेची है, जुलाई में हमारा साल शुरू है ना, हमारे साल जुलाई में बेची है तो सितंबर में आ जाएगा।
ये है फर्स्ट 6 मंथ में आ जाएगा। हमारे साल जनवरी में बेचेंगे तो फरवरी में आ जाएगा। फर्स्ट 6 मंथ का मतलब होता है बेचने के बाद 6 महीने के अंदर आया। मार्च में बेचेंगे तो जून में आ जाएगा। ये मतलब होता है फर्स्ट 6 मंथ। फर्स्ट 6 मंथ का मतलब है वारंटी कार्ड की डेट के 6 महीने के अंदर अंदर आ गया। चीजें तो रोजाना बिक्री होती है ना बिजनेस में। और नेक्स्ट 6 मंथ का मतलब ये होता है कि जो मैंने बेची हुई है नवंबर में, उनके लिए सही कराने आएगा जून में, यानी 6 महीने के भी बाद, लेकिन 7 महीने के अंदर अंदर और 12 महीने, 7 महीने और 12 महीने के अंदर अंदर आएगा। ये बात आप समझ आई कोई बात? मैं ये कह रहा हूं। ओके, नेक्स्ट। इफ डिफेक्ट राइजेज इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर डिफेक्ट राइज होगा कब? नेक्स्ट 6 मंथ्स में। यानी मैंने जब उसको बेची तो 8वें महीने में चीज खराब हुई, मैंने बेची 7वें महीने में चीज खराब हुई, मैंने बेची 10वें महीने में चीज खराब हुई। केटी इज रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर। केटी फिर कस्टमर की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। ओह, केटी इज रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर। मैं तो फिर मौजा मेरिया। देन केटी इज रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर। अकल नहीं थे, सॉरी, यानी कि केटी इज रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर। However, KT charges me 10%. मुझे फिर 10% केपी चार्ज करेगा। यानी कि अगर केटी का खर्चा आया 1 करोड़ रुपए, तो मेरे पे कितने चार्ज करेगा? 10 लाख। अब ये नीचे वाली लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। तो पहले सिनेरियो में 2 एंट्रीज बनेंगी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट टुवर्ड्स कस्टमर और रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। और दूसरे सिनेरियो में सिर्फ एक एंट्री बनेगी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। हमारा कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक डायरेक्ट किसके साथ है? ओए साडे कस्टमर दा डब्बा किथे ले गए, कस्टमर नु डब्बे च पाओ। चलें जी, नोट कर लें। फर्स्ट 6 मंथ्स की स्टोरी और नेक्स्ट 6 मंथ की स्टोरी। कुछ लोग रजिस्टर पे नोट करें हैं, कुछ किताब पे नोट करें, जहां मर्जी करें। मैं तो वैसे ही जरा देख रहा हूँ, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ आ रहे हैं। कुछ ऐसी जगह नोट करें हैं जहां मिलना ही नहीं घर जाके। Average cost of repairing minor and major defects are 10,000 पर यूनिट एंड 55,000 पर यूनिट। मुझे तो लगता है इन्होंने एसी बेचे हैं इनको, कोई 2.5-3 लाख वाला। तो माइनर रिपेयर हुई तो 10,000 का होगा, मेजर रिपेयर हुई तो 55,000 का होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम राइजिंग फॉर a unit sold is as follows. For a unit sold is as follows. फर्स्ट 6 मंथ में 4% चीजें रिपेयर के लिए आएंगी और नेक्स्ट 6 मंथ में 7% चीजें रिपेयर के लिए आएंगी, माइनर और मेजर। मतलब ये है कि इसका मतलब ये होता है कि 100 में से 9 मोबाइल आएंगे पहले 6 महीने में रिपेयर के लिए, उसमें से 4 थोड़े से खराब होंगे, 5 बिल्कुल ही फारग होंगे, और 100 में से 18 मोबाइल आया करेंगे अगले 6 महीने रिपेयर के लिए। उनमें से 7 थोड़े से खराब होंगे और 11, लेकिन हमने 100 नहीं बेचे, हमने इस साल बेच दिए 20,400। हमने इस साल कितने बेच दिए? 20,400। ओके, पहले जरा मैं प्रोविजन निकाल लूं, फिर आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट 6 मंथ, बिल्कुल इसके नीचे प्रोविजन, इसके नीचे रिसीवेबल। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। फर्स्ट 6 मंथ टोटल यूनिट्स कितने बेचे हैं?
20,000, इसमें से कितने % आ जाएंगे फर्स्ट 6 मंथ में माइनर रिपेयर के लिए? 4%। और ये जो आएंगे 4% में, ये 20,400 जरा 4% क्या निकलेगा? आप निकालें मत, क्या निकलेगा? फिगर भी जरा बताएं, फिगर भी बताएं और नेचर भी बताएं। फिगर भी बताएं, नेचर भी बताएं। फिगर भी बताएं। 816 अगर वॉशिंग मशीनें हैं तो 816 वॉशिंग मशीनें किस रिपेयर के लिए आएंगी? माइनर रिपेयर के लिए। 816 में हर वॉशिंग मशीन कितने की रिपेयर होगी? 10,000 जमा 20,400 जरब फर्स्ट 6 मंथ 5%, जरब 55,000, ग्रैंड टोटल बता दें। अच्छा, ये एंट्रीज थोड़ी लंबी हो गई हैं, आज मैं ट्राई करता हूं तस्वीर को खींचने की। अच्छा, तो ये एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, वो जो 100% वाली है। कितनी प्रोविजन होगी? 64 मिलियन में कर दो, 64.26। और अभी डिस्कशन किसकी चल रही है? फर्स्ट 6 मंथ की। क्या मैं इतना चंगा हूं कि मैं पंगा ना लूं मैन्युफैक्चरर से, या मैं पंगा लूंगा, मैं कहूंगा पंगे तूने क्या चीज मुझे दी है मैन्युफैक्चरर, मेरी तौबा आइंदा तेरे से चीजें खरीदूं। मैन्युफैक्चरर कहेगा नहीं 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 नहीं, खुदा के लिए यार मेरे से सामान खरीदा कर यार, तू इतना अच्छा दुकानदार है, तेरे पास इतने दूर दूर से लोग आते हैं, 75% मेरी तरफ से ले ले। तो उससे रिसीवेबल कितना बुक करूंगा? रिसीवेबल डेबिट और खर्चा क्रेडिट इनटू 75%, 1 बस 0.1। और जो भाई का मैसेज आया है कि लिखना नहीं आ रहा, अब इसमें कितनी बातें लिख के आनी है आप ही बताएं मुझे, इसमें कितनी बातें लिख के आनी है? एक्सेलेंट, 3। कौन कौन सी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो और रिलायबल, इसमें 3 बातें लिख के आनी है। और इसमें कोई बच्चा बता दे कितनी बातें लिख के आनी है? 4। कौन कौन सी? वेयर एनी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन एक्सपेक्टेड टू बी reimbursed by someone, then the reimbursement will be recorded as a separate asset however in the। चलो थोड़ा थोड़ा मुझे अंदाजा हो रहा है भाई, आप मुझे मिलना जिन्होंने मैसेज किया हुआ है, पता नहीं आप वीडियो अटेंड कर रहे हो या इधर बैठे हैं। ओके, ये कहानी हो गई फर्स्ट 6 मंथ की। हमारा साल है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हम खड़े किधर हैं? 30 जून 24 को। ओह चलें, ठीक है ठीक है। खड़े किस दिन है? 1 सितंबर। असल में इस सवाल में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है इतना, 1 सितंबर 24 का। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं ईयर एंड पर कितनी प्रोविजन रखूं बैलेंस शीट में और कितना रिसीवेबल रखूं? 64.26 आपको पता है बैलेंस शीट में अलग नजर आएगा, पता है ना, और 48.19 अलग नजर आएगा। 64 और 48.19 ये रिसीवेबल अलग नजर आएगा। क्लियर हो गया? ये नोट नहीं करना। यहां पर आप मेरे सवाल का जवाब दें
क्या जब मैं जा रहा हूं 30 जून 24 की रात को, तो मेरे प्रोविजन अकाउंट में 64 का पेएबल और मेरे रिसीवेबल में 48 का रिसीवेबल नजर आना चाहिए या नहीं? उसने सेल दी है साल की 20,400 यूनिट। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या ये जो रिपेयर्स 64 की हैं, ये 20,400 यूनिट्स पे आपने निकाली हैं, तो क्या ये लोग आ गए होंगे या इन्होंने आना होगा, या हो सकता है थोड़े से आ गए हों, थोड़े सोने आना हो? मेरे ख्याल से जो मई जून में बेचे हैं ना, मई जून में मोबाइल बेचे हैं, उन्होंने तो अगले 6 महीने में, अगर जल्दी खराब हो गया तो उन्होंने अगले 6 महीने में आ जाने। और हो सकता है जिनको मैंने नवंबर दिसंबर में बेचा हुआ है और वो लेट खराब हुए, तो उन्होंने तो वैसे ही 12 महीने के अंदर अंदर आ सकते हैं, और जिनको मैंने जून में बेचे वो भी 12 महीने के अंदर अंदर आ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, उसने सेल दी है फॉर द ईयर। इसका मतलब है कि सेल इस महीने की भी है। इनके 6 महीने के अंदर अंदर आ गए होंगे, क्योंकि इनके 6 महीने एक्सपायर हो गए हैं अंदर, ठीक है। लेकिन अभी अप्रैल मई वालों के 6 महीने एक्सपायर नहीं हुए। तो एक बात याद रखिएगा, ये प्रोविजन का कैरी डाउन नहीं होता। अगर सवाल बता दे कि इसमें से कोई पेमेंट हो गई है तो वो ले लीजिएगा। अगर सवाल बता दे कि इस प्रोविजन को हमने पे कर दिया है, नेचुरली बताएं क्या होता होगा? बिजनेस में पूरे साल कोई रिपेयर नहीं होती होगी, सारी रिपेयर अगले ही साल आती होगी ना। साथ साथ रिपेयर क्लेम्स आते रहते होंगे। मेरे ख्याल से जुलाई वालों के रिपेयर क्लेम अक्टूबर नवंबर में आ जाते होंगे, जो 6 महीने के अंदर रिपेयर होने के लिए आने हैं। इसलिए सवाल ने एक लाइन दी है, वो लाइन आज पढ़, वो लाइन सवाल ने ये दी है, टोटल रिपेयर कॉस्ट, ये एक्चुअल खर्चा है। वारंटी काउंट नहीं होता था, वारंटी एक्सपेंस, वारंटी पेमेंट्स। तो ये जो है ना, ये मैंने जो फिगर निकाली है वो प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट है। ये वाली फिगर है। इस फिगर में से IAS 12 का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जो सीखा था कि वारंटी क्लेम सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होते, रिकॉर्ड होने के बाद एक्चुअली पे भी होते हैं। ये फिगर मैंने कितनी निकाली है? 64 पॉइंट। It is provision. Out of this provision, I must pay something in this year. Total repair cost of first 6 months is, total repair cost for first 6 months claimed is 36 million, of which 27 has been recovered from, मेरे ख्याल से उसको ना ये लाइन उसने सही नहीं लिखी, उसको ना इनमें से भी कुछ रिपेयर के लिए मंगवाने चाहिए थे, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ वाले भी कोई रिपेयर के लिए आगे होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों के 8वां 9वां महीना भी हमारे साल पूरा हो रहा है। चलो अब सवाल से लड़ाई क्या करनी। टोटल रिपेयर कॉस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स क्लेम इनकर्ड ओवर 36। एक्चुअल कॉस्ट इसके अगेंस्ट कितनी इनकर हुई है? 36। तो 36 की एंट्री करें, 36 की प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट कितना, एंड अल्लाह का शुक्र है रिमेनिंग विल बी इनकर्ड इन दिस ईयर, क्योंकि प्रोविजन तो एस्टीमेट की बेस पे होती हैं। आउट ऑफ व्हिच 27 इज रिकवर्ड। वो बड़ा तेज निकला एग्जामिनर, वो इसने इसका 75% ही दिया हुआ है, करके देखें। 36 का 75% ले रहा 27, आउट ऑफ इट 27 इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम। जब मैंने खर्चा किया 36 का, मैंने उसे फोन किया, मैंने खर्चा कर दिया 36 का। असल में ये लोग जो है ना, खर्चा करने पे रीइंबर्समेंट करते हैं। ये वादा तो कर लेते हैं कि हम रीइंबर्समेंट करेंगे, लेकिन रीइंबर्समेंट करते कितनी है? जितना जितना हम
खर्चा करते रहते हैं। तो उनको हमने फोन किया, यार रिसीवेबल बस करो ना, रिसीवेबल पूरी जिंदगी रिसीवेबल रहना है। उन्होंने कहा नहीं यार, रिसीवेबल पूरी जिंदगी रिसीवेबल है ना, लो रिसीव करो। बोले कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, बोले 27। यहां पे रुकें जरा, यहां पे रुकें और रुक कर मुझे ये बताएं कि हमने ये सवाल किया था क्लास के अंदर, ये इस सवाल में हमने क्यों नहीं माइनस किया था? इस सवाल में हमने ये फिगर यानी कि क्यों नहीं प्रोविजंस पे हुई थी? इस सवाल में पास पेपर क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ था ऑन 31 दिसंबर 18 इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 and 7 वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर। चीजें हमारे साल, उसने इस साल वाली कॉस्ट दी ही नहीं, उसने वुड बी इनकर्ड दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर मिला के देता तो वो फुल प्रोविजन होती। एक बार याद रखिएगा, प्रोविजन कभी कभी थोड़ी सी इस साल पे हो जाती है, वारंटी में तो अक्सर ऐसा होता है, और थोड़ी सी। इस सवाल में क्यों नहीं ऐसा हुआ था? इस सवाल में पेमेंट्स थी नहीं। क्यों नहीं थी? इसलिए कि उसने डायरेक्ट फिगर ही कौन सी दी थी? इस सवाल में उसने 20,400 सेल फॉर द ईयर दी है, 20,400 सेल फॉर द ईयर दी है। जब सेल फॉर द ईयर है तो फिर वारंटी भी साथ साथ पूरी हो रही होगी। लेकिन इस जो सवाल है इसके अंदर उसने फिगर्स नहीं निकलवाई, ना इसने सेल क्वांटिटी दी, ना इसने परसेंटेज दी कितनी चीजें सही होने के लिए आनी है, और ना इसने रिपेयर कॉस्ट दी। इसने कहा अगले साल मैंने 4 मिलियन की रिपेयर करके देनी है और अगले साल B1 की 7 मिलियन की रिपेयर करके देनी है। ये प्रोविजन का कैरी डाउन दे दिया था। इसमें उसने प्रोविजन फॉर वारंटी का एक्सपेंस और पेमेंट नहीं दिया, बल्कि क्या दे दिया? डायरेक्ट कैरी डाउन। ये प्रोविजन का कैरी डाउन है। लफ्ज बताएं बड़ा बड़ा करके क्या लिखा हुआ है? वुड बी इनकर्ड इन, अगले साल ये खर्चा होगा। लेकिन चीजें तो इस साल बिक चुकी है ना, इसलिए लायबिलिटी तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन ये सारा का सारा खर्चा कब होगा? लेकिन इस साल भी कोई खर्चा हुआ होगा, वो उसने नहीं दिया, वो खर्चा हुआ होगा, पे भी हो गया होगा। तो इसमें उसने डायरेक्ट प्रोविजन का कैरी डाउन दिया था। लेकिन हमारे सवाल में बताएं वो क्या बता रहे हैं? वो हमारे सवाल में पूरे साल की सेल दे रहे हैं। बोले 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 जल्दी। वो हमारे सवाल में पूरे साल की सेल दे रहे हैं। कोई अच्छा बच्चा बताए पूरे साल की सेल कितनी है? WL sold a total of 20,400 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। पूरे साल की अगर सेल है तो फिर कुछ ना कुछ रिपेयर के लिए आए होंगे। तो मुझे बताएं, ये मुझे कैसे पता चला? IS 12 मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे कैसे पता चला ये कैश पेमेंट है? टी काउंट बना के कैसे पता चला ये कैश पेमेंट है? टोटल रिपेयर कॉस्ट इनकर्ड वार इतने। ये तो एक्चुअल इनकर्ड है या एस्टीमेट है? अच्छा, एस्टीमेट कितना था? एवरेज कॉस्ट फॉर रिपेयरिंग माइनर एंड मेजर डिफेक्ट 10,000 एंड ये द एक्सपेक्टेशन इज एज फॉलोज। ये फिगर एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है। तो ये मेरी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट है, और ये वाली फिगर जो आएगी 36 की प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। चलें जी नोट करें ये एंट्री, ये दो एंट्रीज नीचे नोट करें। आप बता दें प्रोविजन अकाउंट का कैरी डाउन कितना आएगा बैलेंस शीट में, और रिसीवेबल का कैरी डाउन कितना आएगा बैलेंस शीट में? प्रोविजन का कैरी डाउन 28 पॉइंट, और रिसीवेबल कितना हो गया, कितना रह गया तकरीबन? 48.19 माइनस 27, 21.19। इनकर्ड को अंडरलाइन करके लिख लें एक्चुअल पेमेंट्स, क्योंकि IS 12 में ना पेमेंट क्लास लिखा होता था। इनकर्ड को अंडरलाइन करके लिख लें एक्चुअल पेमेंट्स।
बस पोस्ट के साथ ये कर दें, इस तरह सही रहेगा। 5 तो नहीं है, 8 है। ओके, अब भाई मुझे ये बताएं, अब मेरे से जवाब सुन लें, क्योंकि ये जवाब तो घिसा पिटा जवाब है, इसको मैं कोई इतना इंपॉर्टेंट जवाब नहीं समझता। किधर है KF6? ये तो ग्रुप ही है। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25. So there is a present obligation due to a past event, which in this case is sale of units before year end, and there is a probable outflow. The reliable estimate of provision will be calculated for first 6 months की अलग heading दे दीजिएगा ऊपर. In first 6 months, a provision will be originally recorded at 64.26 million, which is calculated as below. And as 36 million expense has been incurred during the year, so in statement of financial position, provision will be shown at rupees 28.26 million. Where any expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by a manufacturer, which will be reimbursed in this case. तो where का लफ्ज़ ना लिखे, बल्कि इस तरह लिखेगा as the expenditure required to settle a provision will be reimbursed by CAPA. Therefore, a receivable of only 75% will be recorded in the financial statements, that is amounting to 48.19. However, out of this 48.19, 727 is received. So balance sheet will only show a receivable of 21.19. The expense relating to provision will be presented, may be presented net of the reimbursement income. However, the provision of 28 and receivable of 21 will be shown separately in the balance sheet. बस वो एक लफ्ज़ रह गया, as it is virtually certain. वर्चुअली खोलें किताब, हाँ दो नेक्स्ट 6 मंथ है 10% मैं कटने हाथ धुंधी हैं। टाइम से चलते हैं आप लोग। देखें हमें एक बड़े मिसाल देके समझाते हैं कि जो चलें दुकान पे, जो दुकान का मालिक होता है ना, वो टाइम देख के नहीं चलता, वो गाहक देख के चलता है। तो आप लोग क्लास में टाइम देख के ना चला करें, आप लोग सवाल देख के चला करें। सवाल आ ही जा रहे हैं, पढ़ी जाओ। चलें पढ़ें जी, आखिरी चीज पढ़ें, इसको भी छोड़ें, कैलकुलेटर पकड़ें, बाकी वो जो निकालना है नेक्स्ट 6 मंथ्स वाला कैलकुलेटर पकड़ें। 20,400 भाई, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना साइड पे कर रहा हूं। चलो इसको साइड पे नहीं करते, इस तरह कर देते हैं ताकि आपको भी कोई स्क्रीनशॉट मिल जाए। जिंदगी में स्क्रीनशॉट ही रह गए हैं नसीब। अच्छा, इसको ऐसे कर देते हैं और इसको हाईलाइट कर देते हैं और कर देते हैं नेक्स्ट 6 मंथ। ओके सॉरी, मेरे मुंह से एक फिक्रा निकल गया था, माजरत, मेरे मुंह से ये निकल गया था कि फर्स्ट 6 मंथ वाले के इतने आए हैं, नेक्स्ट वाले के उसको देने चाहिए थे, नेक्स्ट वाले की अभी हमने निकाले ही नहीं थे, वो उसने अलग से नीचे दिए हैं। नेक्स्ट 6 मंथ वाले भी आए हैं, उस वक्त आप लोगों ने भी नहीं बोला। देखिए हम 2 क्लियर्स अलग लेके चल रहे हैं सवाल की। अभी तक हमने क्या सॉल्व किया था? फर्स्ट 6 मंथ में आपको पता है लोड ज्यादा उसने डाला है, क्या कहते हैं, रिटेलर डब्ल्यू हमारे पे। फर्स्ट 6 मंथ में लोड हमारे पे ज्यादा डाला है कि सारा खर्चा तू कर, 75% मेरे से ले ली, यानी 25% मेरे पास से गया। और नेक्स्ट 6 मंथ में उसने लोड जरा कम कर दिया मेरे पे, और उसने लोड मेरे पे सिर्फ कितना रखा है? 10%। तो मादरत नेक्स्ट 6 मंथ मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वो तो है ही अगली एडजस्टमेंट। नहीं वो मुझे आपकी टेंशन नहीं होती, आप लोग सामने जो मर्जी बोलो। नेक्स्ट 6 मंथ में बताएं क्या स्टोरी है, जल्दी करें। नेक्स्ट 6 मंथ बस प्रोविजन ही बुक करें। अब
कुछ बच्चे कहेंगे कि अब आप प्रोविजन बुक करने लगे हैं, आप कहाँ यहाँ प्रोविजन बुक करेंगे, यहाँ करेंगे। हाँ ये बात ठीक है, इस साइड पे मुझे करने दें, ये साइड तो रिसीवेबल की होती है। नहीं, बस वो लायबल फील कर रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट समझे। तो हम इस डायग्राम से हट के बस बना लेते हैं इसकी प्रोविजन नेक्स्ट 6 मंथ, ताकि ये स्यापा ही ना रहे। नेक्स्ट 6 मंथ में बताएं प्रोविजन कैसे बुक करनी है। 20,400 इंटू जमा 20,400 इंटू 11% इंटू 50 और ग्रैंड टोटल को 10% से पता नहीं क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम क्यों दीवाने हो गए हैं, ग्रैंड टोटल को क्यों 10% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई? ये तो टोटल लाइबिलिटी मैन्युफैक्चरर के कंधों पे आएगी ना, टुवर्ड्स कस्टमर। मैंने उसको कितना देना है इसका? 10%। जवाब दे दें आज। ये 10% कितने लोगों को समझ आई है बात? ओके, आपको नहीं समझ आई? थर्ड लास्ट रो तो बताएं फिर। सवाल में लिखा हुआ है अगर डिफेक्ट अगले 6 महीने में आएगा तो केटी कस्टमर को चीजें सही कर देगा, केटी मुझे चार्ज करेगा 10%। केटी कस्टमर को चीजें सही कर देगा और मेरे से उसका 10% लेगा। तो फिर बताएं अगले 6 महीने में कस्टमर तो इतनी चीजें लाया ना, फिर इतनी चीजें लाया, तो बेचारे मैन्युफैक्चरर के ऊपर तो ये बोझ पड़ा ना। कितना बोझ पड़ा है? हाँ नहीं, इसका टोटल बताएं मुझे। 137। इसका 10% मैं बर्दाश्त करूंगा ना। अब समझ आई बात? तो वो बेचारे मैन्युफैक्चरर की जेब से कितना खर्चा होगा? अगर उसका मैं सवाल कर रहा होता तो उसके लिए ये प्रोविजन होती और 10% वो हमारे से ले लेता। लेकिन मैं किसका सवाल सॉल्व कर रहा हूं? अपना। आप बोलें क्या एंट्री बनेगी? $13.7। बताएं इस एडजस्टमेंट में प्रोविजन और रिसीवेबल दोनों है या इस एडजस्टमेंट में सिर्फ प्रोविजन टेस्ट किया उसने? प्रोविजन टेस्ट किया है। ये प्रोविजन हमेशा ही प्रोविजन रहेगी या ये प्रोविजन कभी पे भी होगी? वो मेरे से 10% ये मांगेगा ना कभी ना कभी। ये 10% खर्चा है, ये मैंने किसको देना है? आई एम लायबल टुवर्ड्स होम? टुवर्ड्स कापा। आई एम मैन्युफैक्चरर टू, आई एम लायबल टुवर्ड्स कापा, क्योंकि मैं रिलैक्स हूं इसमें। वो कस्टमर को डायरेक्ट चीजें सही करके दे रहे हैं और मेरे से कितने % पैसे मांग लेता है। अब मेरे ख्याल से कोई लाइन लिखी होगी, मैंने कितने पे किए हैं उसे। मैंने अब मैन्युफैक्चरर को पे करने हैं। ये प्रोविजन डेबिट करके कैश क्रेडिट होगा ना, लेकिन कैश पे किसको करूंगा? कोई बता दे कैश पे किसको? कापा को। केटी कापा ने 7 मांग लिए हैं मेरे से, तो मैंने फिर कापा ने मेरे से 7 मिलियन मांग लिए हैं, तो मैंने उसको बोले ना पे कर दिए हैं। बोले उसने मेरे से कितने मांगे हैं फिलहाल? बाकी कब मांग लेगा? बाद में कभी, बाकी बाद में कभी मांग लेगा। Regarding next 6 months, a provision will be recorded initially at 13.77. However, we have paid to Kappa 7 million. So in balance sheet, a provision will only be recorded at 6.7 million. ठीक है। नहीं, नमाज पढ़ के नहीं आना। अब कल नहीं, अब परसों करेंगे बस। रोजाना क्या बुलाना? कल कर लें, परसों कर लें? बस ठीक है, कल कर लेते हैं। परसों टैक्स वालों को ये
आप लोग वाइंड अप करते रहें, साथ साथ सुनते रहें. A provision for warranty should be recorded when the entity has a present obligation due to a WL is liable for the entire amount of warranty cost, although he will be reimbursed 75% by KT. ये इस तरह नहीं करके आना था आप लोग, जिस तरह मैंने किया उस तरह कराते कि 64 minus 36 is equal to 28. As KT has always honored the claim, so it is virtually certain that these would be received. ये लाइन लिख दे तो अच्छी बात थी. WL should record a receivable for the reimbursement amount amounting to ₹21. This receivable should be treated as a separate asset in the balance sheet. However, in profit and loss, the expense related to may be presented net. WL should also recognize a provision for 10%. वो 10% बनी थी 13.77, लेकिन उसमें से 7 माइनस कर दें तो बैलेंस शीट में अच्छा, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं फिर इस तरह भी कर दूंगा स्क्रीनशॉट में कि प्रोविजन का अकाउंट बना के, वैसे तो प्रोविजन का अकाउंट बिजनेस में इकट्ठा बनता है, लेकिन मैं प्रोविजन का अकाउंट बना के आपको इस तरह दिखा दूंगा. एक्सपेंस कितना है ताकि आपको IAS 12 फील हो, और पेमेंट कितनी है 36. ये साथ अटैच कर देंगे तो शायद ये याद रहे, वो बताए ना. और इधर भी फिर हम एक टी अकाउंट बना देंगे, हालांकि बिजनेस का टी अकाउंट इकट्ठा ही बनता है प्रोविजन का. एक्सपेंस 13 पॉइंट और पेमेंट 7, बाकी 6.77 कैरी डाउन आ गया. ठीक है, जाए तो असूल सुन लें. कल भी इसका एक सवाल करेंगे. असूल सुन लें. असूल बताएं क्या है कि वारंटी एक्सपेंस नहीं होता, सिर्फ बाद में उसकी ड्यूरिंग द ईयर कभी कभी पेमेंट भी हो जाती है. पिछले सवाल में क्यों नहीं था ऐसा पास पेपर क्वेश्चन 3 में? क्योंकि उस सवाल में उसने यही लफ्ज डाल दिया था, ये पेबल सारे के सारे आपको उठा के सिर्फ किस साल के दे रहा हूं, अगले साल के. लेकिन हमारे सवाल में अगले साल के पेबल्स कितने हैं? टोटल पेबल्स ऑलरेडी पेड टू बी पेड इन नेक्स्ट ईयर. अगले सवाल ने वही वाले दिए थे आपको. जाएं.